to you all. On behalf of NSS Shivaji College, I, Gauri Bansal, welcome you all to today's event on NSS Day. Shivaji College is a premier institution in West Delhi accredited with Grade A by NAAC. Transform one life, transform the nation is the vision of Shivaji College. NSS was formally launched on 24th September in 1969. That was the birth centenary year of the father of the nation, Mahatma Gandhi. Therefore, every year, 24th September is celebrated as the NSS Day. Today, firstly, we will have the screening of the video Brain Drain. Brain drain is a term used when a country struggles to develop because their best skilled laborers leave the economy. Thus, it becomes difficult to break the cycle of losing best workers. Because of this brain drain, the developing countries lose in many ways, both economically as well as culturally. On the occasion of 51st NSS Day, Shivaji College NSS play team, Yatharth, bring to you a play highlighting the problem of brain drain and how it affects our nation as a whole. नमस्कार। 51वें एनएसएस दिवस के अवसर पर एनएसएस शिवाजी कॉलेज की नुक्कड़ नाटक मंडली यथार्थ प्रस्तुत करती है आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रतिभा पलायन से जुड़ी। इसका अर्थ है उच्च व प्रशिक्षित लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपवास करना, जिसे हम आम भाषा में ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। अक्सर देखा जाता है देश के प्रतिभाशाली लोग पढ़ लिख कर विदेश बसने चले जाते हैं। यह उनके मूल देश के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। इससे प्रतिभा का नुकसान होता है व उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। भारत में ब्रेन ड्रेन की समस्या देखी जा सकती है। आइए समझते हैं इस विषय को रिया और अंजलि की कहानी से। रिया और अंजलि मेधावी छात्र हैं, किंतु रिया जहां देश के लिए कुछ करना चाहती है, वहीं अंजलि विदेश जाना चाहती है। So, tell me about yourself. Hi, I'm Riya and I'm from Delhi. MBA from IIM Calcutta. Tell me about yourself. Myself Anjali. I am a graduate from MIT Pune, did my schooling from DPS Delhi, and I scored 1618 SATs, which is pretty high, and I'm proud of it. Also, people say that I'm very creative and sharp-minded, and I believe so. So, आपके लिए पैशन क्या है? I want to work for my country क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर यहाँ रहकर काम करूँगी तो मेरे साथ साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। So, आपके लिए पैशन क्या है? Passion. Actually, since I was a kid, I always dreamed of settling abroad. So every decision I have made in my life has been influenced by that one factor. So I think I'm very passionate about getting a certain job in any certain country. आपको इंडिया में ही क्यों रहना है? अब्रॉड में तो इंडिया से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। I don't want to go abroad क्योंकि मैं यहाँ पढ़ी हूँ, इस कंट्री में पढ़ी हूँ, तो मैं इसी देश के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं अपनी जो भी स्टडीज़ हैं वो इसी देश को डेडिकेट करना चाहती हूँ। Where do you see yourself after 5 years? That is a very easy question. I see myself in the USA or any other European country having the time of my life. आपको अब्रॉड ही क्यों जाना है? इंडिया में भी तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। Because of the better opportunities and better lifestyle in abroad as compared to India. Also, I don't think India can suffice my needs. विदेश जाने के बाद अंजलि कई मुश्किलों का सामना करती है। वह वहां भेदभाव महसूस करती है, वह अपने परिवार और मित्रों को याद करती है। वहीं रिया देश में रहकर ही तरक्की करती है, वह सुखद जीवन व्यतीत करती है। वह कई बार सरकार से भी प्रशंसा पाती है। Congratulations रिया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी यार। अब ये डील तो हमें ही मिलेगी। थैंक यू इशिका, ये बिजनेस आज तुम लोगों के सपोर्ट के बिना कभी सक्सेसफुल नहीं होता। अच्छा हो तुझे वो न्यूयॉर्क वाली जॉब ही नहीं मिली, वरना आज ये बिजनेस होता ही नहीं। हाँ यार, कम से कम सक्सेसफुल होने के लिए मुझे अपना देश तो नहीं छोड़ना पड़ा, ऊपर से देश में रहकर देश के लिए काम करना, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ सही कहा।
हेलो अंजलि, हाउ आर यू? बड़े दिनों बाद कॉल किया यार। न्यूयॉर्क में सेटल हो गई ना अच्छे से? सेटल तो हो गई हूँ पर आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई एम स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम और घर की भी बहुत याद आ रही है यार। अरे तो घर आ जाना, इट्स बीन सो लॉन्ग, देखा भी नहीं है तुझे। मिल लेंगे इसी बहाने सब। आई वॉन्ट टू कम होम पर कंपनी वालों ने रूल बनाया है कि अगर हम वापस जाएंगे तो वी विल लूज आवर जॉब और मेरे पास कोई और इनकम सोर्स भी नहीं है। ओह अच्छा, चल देख ले, कुछ कर सकती है तो। बाकी मेरी बहन आई हुई है घर में, और फैमिली आती ना सच्ची में खुशियाँ बढ़ जाती हैं वैसे। चल मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। हाँ, सही कहा। चल पाए। विश्व में महामारी फैल जाने के कारण अंजलि अपनी नौकरी खो देती है। वह गुजारा करने में भी कठिनाई का सामना करती है। अंततः वह अपने देश से मदद मांगती है। वह रिया उसकी सहायता करती है। आइए देखें किस प्रकार देश लौटने पर अंजलि का मानसिक परिवर्तन होता है। हाय रिया, कैसी है तू? ओह हाय अंजलि, तू कब वापस आई न्यूयॉर्क से? और कैसे चल रहा है सब? अभी 2 ही दिन हुए हैं। एक्चुअली पेंडेमिक की वजह से आई गॉट फायर्ड। ओ गॉड यार अंजलि, पर तू परेशान मत हो। मेरी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है और उसके लिए हम लोग नए प्रोजेक्ट मैनेजर्स ढूंढ रहे हैं। तो तू क्यों नहीं अप्लाई करती? व्हाट से? आर यू सीरियस? दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अरे डोंट वरी यार, वैसे भी तू तो मेरी दोस्त है और तेरे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। और तुझे नहीं पता, तेरे जैसे अच्छे एम्प्लॉयज़ हमारी कंट्री के लिए ना एसेट प्रूव होते हैं। हाँ, ठीक कहा तूने। चल रही है। अपनी कंट्री तो अपनी होती है। अरे यार वो कहावत है ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। तू बस मन लगा के काम कर, बाकी सब अच्छा होगा। हाँ, सही। तो देखा आपने किस प्रकार विदेश जाना ही सफलता प्राप्त करने का एकमात्र साधन नहीं है। रिलायंस, टाटा, स्टारवे, एमवे जैसी कंपनियां उदाहरण है कि किस प्रकार अपने देश में रहकर ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं व देश के विकास में संभागी बनकर अपने कर्तव्य का पालन भी। साथ हम चलते हैं अपने वेबिनार की तरफ, जिसका शीर्षक है दिव्यांगता और सामाजिक दायित्व। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांगों को दिव्यांगजन कहने के लिए कहा, जिसके पीछे उनका तर्क था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों में ईश्वर प्रदत्त कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विकलांग शब्द उन्हें हतोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश के लोगों ने विकलांगों को दिव्यांग तो कहना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों के प्रति उनका नजरिया आज भी नहीं बदल पाया है। आज भी समाज के लोगों द्वारा दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से देखा जाता है। भले ही देश के अनेकों दिव्यांगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया हो, मगर लोगों का उनके प्रति वही पुराना नजरिया बरकरार है। समाज में दिव्यांगों की समस्याओं व व्यक्तिगत नजरिए को बदलने तथा प्रत्येक दिव्यांग तक सामाजिक न्याय को पहुंचाने की भावना से ही हमारा आज का वेबिनार प्रेरित है। हमारी आज की वक्ता है रीता सक्सेना जी, जो कि प्रतीक स्पेशल स्कूल की संस्थापक है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और मानसिक व शारीरिक रूप समस्याओं से ग्रसित बच्चों की देखभाल व प्रगति के क्षेत्र में कार्य करता है। वह बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, परंतु ग्रेजुएशन के दौरान दिव्यांगों के प्रति लोगों का व्यवहार व रवैया देख उन्होंने अपना पूरा जीवन दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा दिया। रीता जी ने बिना किसी संसाधन के अनेकों चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक ऐसे क्षेत्र में दिव्यांगजनों व उनके माता पिता को जागरूक कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का बीड़ा उठाया, जहां दिव्यांगजनों के लिए स्कूल तो छोड़िए कोई जागरूकता तक न थी। 1 जनवरी 2004 को प्रतीक स्पेशल स्कूल की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक उनके कार्य और जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें 30 से भी अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
प्रतीक स्पेशल स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को हर संभव पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है व दिव्यांगजनों के टैलेंट को उभार कर उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहचान भी दिलाई जाती है। उनका संपूर्ण विकास व उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आज प्रतीक एक आस्था व विश्वास का नाम बन चुका है। अब मैं हमारी संयोजिका रुचिरा ढींगरा निवेदन करती हूँ कि वह कुछ शब्द कहें। नमस्कार। शिवाजी कॉलेज और शिवाजी कॉलेज की एनएसएस टीम के प्रत्येक सदस्य की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम सब इस संसार में केवल खाने, पीने और सोने के लिए नहीं आए हैं। ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं और शायद उन 2 हाथों को देकर उसने चुपके से हमारे कानों में कह दिया है कि खुद तो खाओ ही, इन दोनों हाथों से जितना इस संसार में लुटा सकते हो, दूसरों की सेवा कर सकते हो, उतना करो। हमारे बीच जहां बहुत सारे लोग केवल अपने अपने और अपने बारे में सोचते हैं, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास रहने वाले ऐसे लोगों के लिए भी सोचते हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। और इन्हीं लोगों से एनएसएस शिवाजी कॉलेज प्रेरणा लेता है, जिसमें अर्थ सेवियर फाउंडेशन, प्रतीक स्पेशल स्कूल, अपना घर आश्रम और साईं सेवा आश्रम इत्यादि इत्यादि। एनएसएस शिवाजी कॉलेज ये बात लेकर आगे चलता है कि हमारे समाज में अगर किसी को भी हमारी जरूरत है तो हम आगे बढ़कर उसे अपना सहारा दें, उसे अपना भाई बंधु माने। इस दृष्टि से हमने ना केवल प्रतीक स्कूल के साथ अपने हाथ बढ़ाए हैं, हमने अर्थ सेवियर के साथ बढ़ाए, और हम ये मानते हैं कि इस संसार में या परिवार में वृद्धाश्रमों की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, पर अगर फिर भी वृद्धाश्रम हैं तो वहां पर हम जाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और अपना कुछ समय उन्हें देकर थोड़ी सी खुशी उनके चेहरे पर देखना चाहते हैं। आज की हमारी वक्ता रीता जी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। मैं कुछ वर्षों से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। ऐसे बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करना जो या तो मानसिक रूप से अविकसित हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके साथ सुबह से लेकर दोपहर तक का समय व्यतीत करना किस तरह से मानसिक तनाव को देता है, इसकी मैं स्वयं गवाह हूँ। मैं जब सबसे पहले उनके साथ मिली तो उसके बाद मैं 3 दिन तक खाना नहीं खा पाई थी, क्योंकि किस तरह से वो बच्चे आकर लिपटते हैं, किस तरह से उनके अंदर वो प्यार उमड़ा हुआ है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। और हम ऐसे बच्चों को अभागा मानते हैं, हम ऐसे बच्चों को अपने से दूर करते हैं। और विडंबना ये है कि जहाँ पर इस तरह के स्कूल को स्थापित करना भी चाहता है, वहां से उसको धकिया दिया जाता है कि क्या सुबह सुबह इन बच्चों का मुंह देखना पड़ता है, हमारा तो सारा समय ही नष्ट हो जाता है, हमारा तो जीवन ही नष्ट हो जाता है, ये तो मनहूसियत है। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों को अपना परिवार का अंग बनाने वाली रीता जी और उनके जैसे अन्य लोगों को एनएसएस शिवाजी कॉलेज सलाम करती है और उनको ये आश्वासन देती है कि जब भी आपको हमारी जरूरत होगी, हम निश्चित रूप से आपके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। चर्चा की शुरुआत से पहले मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे वेबिनार के दौरान अपना ऑडियो व वीडियो ऑफ रखें। वे अपने सवाल चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही फीडबैक फॉर्म का लिंक भी वेबिनार के अंत में चैट बॉक्स में ही दिया जाएगा। अब मैं हमारी वक्ता रीता जी से अनुरोध करती हूँ कि वे चर्चा आरंभ करें। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सर्वप्रथम आज के इस आयोजन के लिए मैं माननीय प्रिंसिपल शिवाजी कॉलेज, समस्त एनएसएस टीम एवं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ।
और थैंक यू रुचिरा जी, थैंक यू एनएसएस टीम एंड कॉलेज। आपने इतने अच्छे शब्दों में दिव्यांग बच्चों के बारे में और प्रतीक स्पेशल स्कूल के बारे में जो अभी बताया, बहुत ही प्रशंसनीय बात है ये कि कोविड-19 के दौरान भी एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए, दिव्यांगों के दर्द को साझा करने के लिए आपके द्वारा वाकई में आज एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम उठाया गया है। मुझे जो बोलने के लिए विषय दिया गया है, दिव्यांगता और इसके सामाजिक दायित्व, वास्तव में ये विषय जो है मेरे जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया कि मेरा हर दिन इन दिव्यांगों के साथ में गुजरता है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप सभी समाज के अति बुद्धिजीवी वर्ग के बीच दिव्यांगों के दायित्व, दिव्यांगों के प्रति सामाजिक दायित्व की बात रखने का मौका मुझे मिला है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज की जो वेबिनार आयोजित की जा रही है, इसकी जितनी भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मेरे हृदय के उद्गार हैं, मेरे जीवन का हिस्सा हैं और ये इनको मैंने दिन प्रतिदिन महसूस किया है, बहुत करीब से जाना है, समझा है। जहाँ तक मैं सोच रही हूँ कि आप सब लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली, क्योंकि विगत मेरे 20 वर्ष के कार्यकाल में ये सवाल मुझसे सबसे अधिक पूछा गया और उसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा जाता रहा कि क्या आपके घर में कोई दिव्यांग है। हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। मेरे माता पिता का भी था। जीवन के उस मोड़ पर जब हर बच्चा पढ़ लिख कर पैसा कमाने की दौड़ में शामिल होता, उस वक्त ही मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे दिव्यांगजनों के लिए मेरे करियर को दिव्यांगजनों के लिए समर्पित करूंगी। कुछ बहुत लंबी चीज़ें बात हुई नहीं जीवन में, लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कहीं आपके दिल को लग जाती है। मैंने भी कुछ ऐसे बच्चे देखे जो ऐसी अमानवीय अवस्था में देखे कि चोट सीधे दिल पे लगी और दिमाग ने हजारों सारे सवाल कर डाले कि ऐसा क्यों, उनकी ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है। कहते हैं ना कि एक पल ही होता है कि जिंदगी में सब कुछ बदल देता है। वो ऐसा पल था कि दिमाग ने ये पूछा कि इनको सिखाने, इनको प्रशिक्षित करने और सामान्य जीवन जीना सिखाने का क्या कोई तरीका है, क्या किया जाए, मैं इसको कैसे समझूं और अपनी बात उन दिव्यांगों को कैसे समझाऊं जिनकी समझ 15, 16, 18 साल की उम्र आते आते भी मात्र 2 से 4 साल के बच्चे के बराबर है। जहां हम और हमारे बच्चे दैनिक जीवन की ज़रूरतें बताना, अपने दैनिक और ज़रूरी कार्यों को करना कैसे सीख जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं लगता। ब्रश करना हुआ या हैंड वॉश करना हुआ या शू लेस पहनना, छोटी-छोटी चीज़ें हमारे बच्चे खेलते खाते हुए बड़े सीख जाते हैं और हमको महसूस भी नहीं होता है कि इन्होंने कैसे सीखा। वहीं ये बच्चे 17, 18 या कभी-कभी इससे कम या ज़्यादा उम्र तक भी ये सब नहीं सीख पाते हैं। इन सारी बातों ने दिव्यांगजनों की ज़रूरतों और मनोविज्ञान जानने और समझने के लिए मैंने के लिए उत्साहित किया। मेडिकल साइंस की छात्रा होते हुए भी मेरी एजुकेशनल और प्रोफेशनल शिक्षण की दिशा पूरी तरीके से डिसेबिलिटी की ओर केंद्रित हो गई। पूरी तैयारी के बाद जब मैंने कार्य करने के लिए एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जहां दिव्यांगजनों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, आसपास कोई भी विशेष विद्यालय नहीं था, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि दिव्यांग पढ़ सकते हैं या ये भी कुछ कर सकते हैं, इनके लिए कोई स्पेशल स्कूल हो सकता है। पश्चिमी दिल्ली का नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र, जहां जगह कम और आबादी ज़्यादा होने के कारण लोग शौच तक खुले में जाया करते थे, ऐसे क्षेत्र में अशिक्षा का दंश, जागरूकता की कमी और आर्थिक रूप से कमजोर एक व्यक्ति कमाने के और खाने के बारे में सोचता है। ऐसे में ज़्यादातर क्या होता है कि विकलांगता पीड़ित बालक उपेक्षा का शिकार होने लगते हैं और अंधविश्वास के चलते उनका इलाज झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के जरिए होने लगता है। अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में शर्मिंदगी और हीन भावना महसूस करते हैं
छिपाते हैं अपने बच्चों को। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम था। उनको ये बताना कि आपका ये बच्चा है जिसे आप पागल, मंदबुद्धि, गूंगा और बहरा, बेकार समझकर सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु न जाने कब सुनेगा, बजाय इसके ये अज्ञानता और अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत थी कि मेरी कोई बात असर नहीं करती थी। उसका सिर्फ एक ही तरीका मुझे समझ आ रहा था कि मैं जो बोल रही हूँ कि दिव्यांग बच्चे ये कर सकते हैं, करके दिखाऊं। अक्सर मेरे निस्वार्थ कार्य पर पेरेंट्स सवाल उठाने लग जाते थे कि आपको क्या मिल रहा है, कि आपको क्या मिल रहा है, कि हमारे लिए काम करने पर क्या कोई आपको पैसा दे रहा है। बड़ी मुश्किल थी, लेकिन जब मेरी मेहनत रंग लाने लगी तो अपने काम को, अपने जज्बे को कानूनी और सामाजिक स्वरूप के ढांचे में डालते हुए एक नाम दे दिया, प्रतीक स्पेशल स्कूल। ये 1 जनवरी 2004 का दिन था। एक समय वो था कि जब हम पेरेंट्स को स्कूल भेजने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पड़ते थे, और आज दिव्यांग बच्चों के लिए किए जा रहे सार्थक प्रयास देखकर हमारे पास 200 बच्चों की प्रतीक्षा सूची है। डॉक्टर रुचिरा धिंगरा जी विगत वर्षों से प्रतीक संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे संघर्ष की साक्षी हैं। जब हम रेंटेड बिल्डिंग में हुआ करते थे और वहां से सिर्फ इसलिए निकाल दिए जाते थे कि सुबह सुबह इन बच्चों को देखना पड़ता है, या फिर हमारी बिल्डिंग पर कहीं इन बच्चों का साया ना पड़ जाए, इन सारी सोच ने हमें और मजबूत किया और दिव्यांग बच्चों के लिए प्रतीक स्पेशल स्कूल की अपनी बिल्डिंग, अपनी भवन निर्माण करने के लिए उत्साहित किया। आज स्कूल की अपनी बिल्डिंग है। ये बात तो है मुट्ठी भर लोगों को जागरूक करने और दिव्यांगों को प्रतीक स्पेशल स्कूल की छत्र छाया में शिक्षित, प्रशिक्षित कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की। अगर हम बात करें अपने देश की, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। ये भारत की आबादी का लगभग 2.23% है। विकलांगता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे दृष्टि विकलांगता, सुनने और बोलने की विकलांगता, मानसिक व शारीरिक विकलांगता अथवा बहुविकलांगता। इनमें प्रत्येक की अपनी अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं। दिव्यांगों की स्थिति की अगर बात मैं करूं, अभी जैसे कि टॉपिक हमारा है कि दिव्यांगों का दायित्व, हमारा क्या दायित्व है दिव्यांगों के प्रति, उससे पहले दिव्यांगों की स्थिति जानना क्लियर है। तो अगर दिव्यांगों की स्थिति की बात मैं करूं, तो सबसे पहले मैं उनके घर से बात करना चाहूंगी कि दिव्यांगों की स्थिति उनके अपने घर में क्या होती है। जब किसी अभिभावक को पता लगता है कि उनका बच्चा स्पेशल है, विशेष है या दिव्यांग है, तो ये उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं होता है। ज्यादातर माता पिता उलझन, सदमे, अविश्वास, अपराध बोध, कड़वाहट और ईर्ष्या का अनुभव करते हैं। ईर्ष्या ये कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, उसका तो ठीक है। वे सच्चाई का सामना बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। जागरूकता की कमी के कारण ज्यादातर लोग विकलांगता से अनभिज्ञ होते हैं। वे इस बात पर विश्वास रख के चलते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। अधिक परेशानी वाली स्थिति में वे भूत प्रेत बाधा मानकर तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनकी ऐसी सोच का समर्थन करने वाले उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोग करते हैं। ज्यादातर ये भी देखा गया है कि दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स ये सोच बना लेते हैं कि ये उनके बुरे कर्मों का फल है। अगर अगला जन्म सुधारना है तो उसकी मन लगाकर सेवा करो, न जाने कितने दिन का मेहमान हो। किंतु इनकी इसी स्थिति में अगर बच्चे की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो 20-22 के ऊपर पहुंचने लग जाता है, तो उनके अपने लोग ही सलाह देते हैं कि शादी कर दो, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार ये दिव्यांग बच्चे माता पिता के अलगाव का भी कारण बन जाते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि ये बच्चा तेरी वजह से ऐसा है, हमारे घर में तो पहले कभी ऐसा था ही नहीं, या मेरे कारण तो हो ही नहीं सकता, तेरी वजह से ऐसा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि माता पिता अलग हो जाते हैं, बच्चा अनाथ आश्रम में पढ़ने लगता है। कई माता पिता अपने दिव्यांग बच्चों पर इतना दया भाव और इतना प्रेम दिखाते हैं कि वे जीवन भर कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। अधिकतर अपने ही घर में इतनी उपेक्षा का शिकार होते हैं कि मानसिक अवसाद और विकलांगता का दर्द उन्हें ऐसी स्थिति में ला देता है कि वे अमानवीय जीवन जीने को बाध्य हो जाते हैं।
वास्तव में ऐसी हालत में एकमात्र विकल्प परामर्श और जागरूकता अभियान है। इससे उन्हें सच्चाई को जानकर अपने बच्चे की विकलांगता को स्वीकार कर तथा सीमित प्रगति की आशा से, वह आशा जो विश्वास और साहस से आती है, सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी। हालांकि आज जन जागरूकता अभियान और अन्य माध्यमों से हालातों में काफी सुधार आया है। जागरूक और पढ़े लिखे अभिभावकों ने दिव्यांगों के शिक्षण प्रशिक्षण के महत्व को समझा है, लेकिन ये संख्या बहुत कम है। अगर हम बात करें सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगों की स्थिति, जब भी किसी बच्चे या व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक माहौल और परिवेश का असर आपको साफ देखने को मिलेगा। ज्यादातर हम सभी के साथ ऐसा होता है, हम जिस माहौल में पले बड़े होते हैं उसका परवरिश का असर हमारे जीवन पर ताउम्र रहता है। अब ऐसे माहौल से जब दिव्यांग बच्चा बाहर निकलता है, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, तो उस माहौल से दिव्यांग बच्चा जब बाहर आता है तो अधिकतर लोग उससे सहानुभूति दिखाते हैं। अपने समाज में वो दया का पात्र बन जाता है कि बेचारा उसके साथ घर में ऐसा हो रहा है, या फिर मनोरंजन का साधन होता है। ये स्थिति मानसिक दिव्यांगों के साथ और भी बदतर होती है। अगर मैं साधारण सी बात आपसे पूछूं कि आपका कोई दोस्त है और आपका उसके जन्मदिन पर आपको कोई उपहार देना है, आप क्या देना चाहेंगे? तो आप हजारों चीजों के नाम गिना देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका कोई दोस्त है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता अथवा चल फिर नहीं सकता है, उसके जन्मदिन पर आप क्या उपहार देना चाहेंगे? तो कुछ पलों के लिए आप जरूर सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका ध्यान उनकी दिव्यांगता पर जाएगा। हम उन्हें सामान्य चीजें भी तो गिफ्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या होता है कि दिव्यांगों से मिलते हैं तो असहज हो जाते हैं। उनके साथ सामान्य व्यवहार करने की बजाय हम उन्हें जाने अनजाने में असहज महसूस करा देते हैं, क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है जहाँ दिव्यांगों को उनकी शारीरिक व मानसिक अक्षमता से आगे बढ़कर देखा ही नहीं जा सकता है। अब हम विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार सभी देशों में विकलांगों की समस्याएं अलग होने के बावजूद उनकी मूल समस्याएं एक जैसी हैं। सभी देशों में विकलांगों के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें अलग करके देखा जाता है। समाज में किसी न किसी कारण विकलांगता का दंश झेल रहे दिव्यांगों के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, किंतु उनके सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। दिव्यांगजनों की समाज में संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने वाले कानूनों की उपस्थिति के बावजूद सरकारों ने इस ओर ध्यान बहुत ही कम दिया है। आपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त, हम सभी करते अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त, कभी हम सोच पाते हैं कि क्या कोई दिव्यांग व्यक्ति अपनी व्हीलचेयर के सहारे सरकारी इमारतों की सीढ़ियां कैसे चढ़ पाएगा? सार्वजनिक साधनों का बिना सहायता के कैसे इस्तेमाल कर पाएगा? दिव्यांगजनों के लिए जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सार्वजनिक जगहों पर होनी चाहिए, उसका अभाव लगभग सभी शहरों में है। अस्पताल, शिक्षा संस्थान, पुलिस स्टेशन जैसी जगहों पर भी उनके लिए टॉयलेट व व्हीलचेयर नहीं होती है। बस और ट्रेनों की यात्रा में किराए में छूट देने मात्र से ही उनकी सहायता नहीं हो जाती है, वरन यात्रा के दौरान होने वाली समस्याओं को दूर करना भी प्राथमिकता में होना चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि ट्रेन आरक्षण में शारीरिक विकलांग व्यक्ति को सबसे ऊपर की बर्थ पर आरक्षण दे दिया जाता है, बिना ये जाने समझे कि वह ऊपर की बर्थ पर कैसे चढ़ेगा। बसों के पायदानों की ऊंचाई, उनका सकरा होना आदि भी व्हीलचेयर यूजर के लिए कष्टों का कारण बन जाता है। आज भी बहुत से संस्थानों व कार्यालयों में रैंप का न बना होना भी समाज की विकलांगों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, जिसका प्रमुख उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए बेहतर समझ कायम करना, उनके अधिकारों का संरक्षण व उन्हें सामाजिक और आर्थिक लाभ दिलाना है, वो भी आज अधिकतर शोर शराबा व दिखाया गया। हर साल दिखने वाले सेलिब्रेशंस में
विकलांगता तो बहुत दिखाई देती है, पर विकलांग व्यक्ति और उसके हित में होने वाली उन्नति ना के बराबर दिखाई देती है। खेलों में तो दिव्यांगजनों की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कोई सर्वमान्य नीति इन खिलाड़ियों के लिए उजागर नहीं हुई है। बहुत बार देखने में आया है कि लोगों को दिव्यांग खिलाड़ियों के नाम तक नहीं पता होते हैं। देवेंद्र झाझरिया एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी उपलब्धि महेंद्र सिंह धोनी, सानिया मिर्जा व नेहवाल से कम नहीं है। दुनिया में नंबर 1 भाला फेंक होने के बावजूद भी आज तक उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। ये स्थिति बदले, इसके लिए ये जरूरी है कि ऐसे खिलाड़ियों को मोटिवेशन के लिए, सभी के लिए ऐसे खिलाड़ियों को पाठ्य पुस्तकों में नायक नायिकाओं के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, पर लोगों में, समाज में लोगों का रवैया जरूर बदलेगा। अगर मैं बात करूं सामाजिक दायित्व की, तो इसकी पहल हम सबको ही करनी होगी। आखिर समाज हम सबसे ही तो मिलकर बना हुआ है। बात सिर्फ पहल करने की है। वास्तव में हम सबके लिए जीवन को संवेदनशीलता से संभालना सीखना ही चाहिए और इस तरह की संवेदनशीलता लोगों में होनी चाहिए। इसके लिए हमें किसी आध्यात्मिक या दैवीय समाधान की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि विकलांग होना एक सामाजिक समस्या है, ना कि व्यक्तिगत। अगर समाज में किसी दिव्यांग व्यक्ति को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या वह व्यक्ति जिम्मेदार है? हमारा दायित्व है कि हम विकलांगों की शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास को और मनोबल को बढ़ाएं, उन्हें दया की दृष्टि से ना देखें। बहुत ज्यादा भारी दुख प्रकट करने के बजाय उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। हमें मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, जैसे कई बार किसी का हाथ कट गया या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो हम देख के बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करते हैं कि हाँ ये ऐसा है या तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ये सभी चीज़ों के लिए हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए और आगे आना चाहिए, तो सिर्फ उनकी मदद करने के लिए। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। आज हमारे सम्मुख मुद्दा ये नहीं है कि विकलांग क्या है और कितने प्रतिशत है, बल्कि मुद्दा ये होना चाहिए कि विकलांगता होने के कारण क्या है और उसकी रोकथाम और उससे निपटने के क्या उपाय हैं, क्या उपाय किए जाने चाहिए। वास्तव में हम सभी लोगों को विकलांगता के मुद्दे की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें आत्मसम्मान, उन्हें समानता का अधिकार देने के लिए, उनके बेहतर जीवन के समर्थन के लिए और परिवर्तन के लिए एकजुट होकर आगे आना ही चाहिए। इस सबके लिए समाज, सरकार, कारपोरेट, मीडिया सभी को एकजुट होकर पहल करनी होगी। व्यक्तिगत तौर पर जो हम कर सकते हैं, ये तो बात की समाज की, मीडिया की, सोसाइटी की, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें करके अपने दायित्व को निभा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं है। किसी भी विकलांग व्यक्ति को देख के दया भाव दिखा के ही मात्र पीछे नहीं हट जाना चाहिए। अगर हमें कोई इस तरीके का व्यक्ति दिख रहा है, तो हमें छोटी छोटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना ही चाहिए और अपने परिवार को और अपने बच्चों को भी उन चीज़ों के लिए मोटिवेट करना चाहिए। जैसे जब कभी हम किसी दिव्यांग से मिले, तो बड़े सहज भाव से मिले, जैसे हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और उनके आत्मसम्मान को किसी भी तरीके की ठेस ना पहुंचाएं। उनसे उस बात पे बार बार चर्चा ना करें। आप अपने फ्री समय को अपने आसपास के किसी केंद्र में जाकर उनको स्किल सिखा सकते हैं। जैसे मानसिक दिव्यांगों के साथ तो ये स्थिति और भी कठिन होती है, क्योंकि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि वो अपनी एज से हमेशा पीछे रहते हैं, तो उनके लिए ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर स्किल, जो भी आप जानते हैं, कुकिंग, शूलेस आता है, तो हम सिखा सकते हैं अपने आसपास के केंद्र में। तो जब भी आपके पास टाइम है, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा दिव्यांगजन है, तो आप उनके परिवार को उचित मार्गदर्शन कर उन्हें समानता के अधिकार का एहसास जरूर दिलाएं। किसी भी दिव्यांग को ये एहसास ना दिलाएं कि आप अलग हैं
आप समान हैं, हमारे जैसे ही हैं। उन दिव्यांगों की पढ़ाई, खेल आदि के विषय में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करा सकते हैं उनके परिवार वालों को। यदि आप अपने ऑफिस, शिक्षण संस्थान आदि का निर्माण कर रहे हैं और पॉसिबल है तो कहीं भी अगर हो भी रहा है, आप कर रहे हैं या कहीं हो रहा है, तो उन्हें रैंप आदि बनाने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करें, जिससे कभी व्हीलचेयर यूजर कभी आए वहाँ पर तो उसको उस जगह पर ससम्मान जाने का मतलब ये है, सम्मान के साथ अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए उसको आसानी से जगह मिल जाए। मैं ससम्मान शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ कि जहाँ रैंप नहीं होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ क्या होता है कि व्हीलचेयर से उतरना पड़ता है व्हीलचेयर यूजर के लिए। 2 लोग को या कि व्हीलचेयर अंदर करते हैं और वो जमीन पर घिसटता हुआ या उसको 2 लोग पकड़ के अंदर लेके जाते हैं। तो ये बड़ी छोटी सी पहल है, इसके लिए आप खुद कर सकते हैं अपने ऑफिस वगैरह में, या जहाँ देख रहे हैं वहाँ लोगों की मदद से उसको करवा सकते हैं। और एक खास बात, दिव्यांगों की कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें अवसर जरूर प्रदान करें। हाँ, हम सबसे थोड़ा धीरे जरूर चलेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो काम बहुत अच्छा करेंगे। तो उनको रोजगार के साधन जरूर उपलब्ध कराएं। केवल ये देख के कि वो विकलांग है उसको ना करें। वास्तव में हर कार्य के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। कुछ कार्य हम अपने शारीरिक श्रम व कार्य कुशलताओं के जरिए भी कर सकते हैं। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देते हुए आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, किंतु जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपकी इबादत कर रहा होता है। मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे सुनने के लिए एक बार फिर से मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का आभार, वंदन, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच चित्रा जी। धन्यवाद मैम। इसी के साथ हम अब वेबिनार के अंत की ओर अग्रसर हैं। सबसे पहले मैं एनएसएस शिवाजी की तरफ से हमारी वक्ता रीता सक्सेना जी का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच में से समय निकालकर इतनी महत्वपूर्ण व संवेदनशील अब मैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर शिव कुमार सहदेव जी का धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा ही हमें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करते हैं। मैं हमारी संयोजिका डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जो हमें हैं और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। साथ ही मैं आप सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस वेबिनार में रुचि दिखाई, इसका हिस्सा बने और अंततः इसे एक सफल कार्यक्रम बनाया।